आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी में क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में हम बात करेंगे कि क्रिया क्या है, समझ रहे कि नहीं। और हर बच्चा जानता है क्रिया क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे किसके बारे में बच्चे? देखिए यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। हिंदी में हम लोग आज बात करेंगे क्रिया के बारे में। किसके बारे में? क्रिया के बारे में। तो क्रिया की जो परिभाषा होती है मित्रों, वो आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके भाव को करना या समझा या उत्पन्न होने के साधन को ही हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे क्रिया, जैसे हम बोल रहे हैं तो क्रिया हो रही है, हम चल रहे हैं क्रिया हो रही है, खाना खा रहे हैं क्रिया हो रही है, पानी पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं, यानी सब क्रिया हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जब किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात खत्म हो जाती है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना जागना, दौड़ना भागना, मारना पीटना इत्यादि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा कि जो शेष बच जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से लिखा गया है कि जिस शब्द से, देखिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य, यहाँ पे देखिएगा बच्चे, किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? क्रिया कहेंगे। उसी को हम क्या कह देंगे? क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। तो एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए, खाना है, पीना है, लिखना है, पढ़ना है, हम कह सकते हैं कामा अल्प विराम इसको कहा जाता है। हम कह सकते हैं दौड़ना, क्या कह सकते हैं? दौड़ना, ठीक है। आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि जो शेष बच जाते हैं इसमें आ जाएंगे। यानी कि खाना पीना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, रोना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे क्रिया के एग्जाम्पल में, ठीक है। आइए आगे पॉइंट नंबर स्टार की बात हो गई। ये स्टार नंबर 2 है, ये स्टार नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब स्टार नंबर 2 में आप बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने योग्य बात ये है, यहाँ पे लिखा गया है धातु, ठीक है। धातु, तो हम कहते हैं क्रिया के जो मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल जहां से बनते हैं, जैसे हम कहते हैं मूलावस्था, भी इसके पहले पढ़ाए थे हम किसमें? प्रविशेषण में। तो मूलावस्था से, मूल शब्द से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का निर्माण हो रहा था, यही तो बात है। तो यहाँ पे बोला गया है कि धातु जो होती है वो क्रियापद की मूला, मतलब मूल रूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं, एकदम मूल रूप। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बोर्ड पर कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? देखिए, क्रिया के, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु, यहाँ पे हम इसको बॉक्स में कर देते हैं आपको चिन्हित करने के लिए। मूल रूप को धातु कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप होता है। देख रहे हैं ये शब्द देख लीजिए, मूल रूप जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? धातु कहेंगे। जैसे आप नोट में यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया, ये नोट देखिएगा, नोट ये फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखिए धातु, धातु से ही क्रिया, धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, यानी धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे धातु से ही तो क्रियापद का निर्माण होगा। जैसे हम कहते हैं धातु, यानी मूल धातु, मूल धातु अगर हम कहते हैं चल है तो ये क्रिया है? नहीं है। पढ़ है, क्रिया है? नहीं है। लिख, ये क्रिया है? नहीं है। ये क्या है? मूल धातु है। अब अगर मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रियापद का निर्माण तुरंत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं लिख में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? लिखना। अब लिखना एक शब्द में क्रिया आ गई है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे बार बार कि जो मूल रूप और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जब धातु जोड़ेंगे किसी हम पद में या किसी शब्द में तभी वो क्रियापद का निर्माण करेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर, यहाँ पे देखिए, इसलिए, देखिएगा बच्चे, इसलिए क्रिया के सभी, देखिए यहाँ पे और,
यानी सभी रूपों में धातु, क्रिया के सभी रूपों में धातु इसलिए उपस्थित रहती है, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है या रहती है। यानी कि हम पता करेंगे कि जब हम कहें कि मूल अवस्था, तो हम इसमें जो पॉइंट हमारी होती है कि क्रिया के सभी पद या क्रिया के सभी रूपों में आपका जो ये देख रहे हैं यहाँ पे धातु क्या है, मूल धातु है या मूल रूप से क्या रहती है इसमें उपस्थित। ये वाला सेंटेंस पे रेखा कर दिया अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन कर देते हैं हमारे दोस्त हैं सचिन, उन्होंने कहा थोड़ा अंडरलाइन कर दिया करिए। तो आइए हम बात करते हैं इसके आगे। जैसे आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे देख सकते हैं, तो जैसे में आप देखिएगा तो यहाँ पे पहला पॉइंट है चलना। ये क्या है, चलना, ये चलना क्रिया है। दूसरा पॉइंट है पढ़ना, ये क्या है, क्रिया है। तीसरा पॉइंट है लिखना, ये क्या है, क्रिया है दोस्तों, ये सब क्या है, क्रिया। अब इस चलना पढ़ना लिखना क्रिया में अब हम मूल रूप या मूल धातु देखेंगे क्या है। तो हम देखेंगे चलना में चल, चल जो है ये क्या है, मूल धातु है। पढ़, पढ़ क्या है, यही है मूल धातु। लिख, लिख क्या है, यही है मूल धातु। यानी ये तीनों पॉइंट जो बनेगी दोस्तों, ये किसकी बन जाएंगे, मूल धातु का बन जाएगा। मूल धातु ये किसका हो जाएगा बच्चा, मूल धातु का बन जाएगा। अब हम यही पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चल पढ़ लिख, ये अब क्या है, मूल धातु है। मूल धातु हुआ कि नहीं, जब तक इसमें ना प्रत्यय आप नहीं जोड़ेंगे तब तक वह क्रियापद का निर्माण नहीं होगा। आइए नोट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे नोट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर नोट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर नोट में दूसरा है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है प्राय धातु में ना। यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, बिल्कुल ना प्रत्यय जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद का जो होता है निर्माण होता है। यानी कि प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रियापद का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रियापद का निर्माण होता है। अब आप समझ गए कि जो क्रियापद का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, मूल धातु से हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अब जो होती है धातु जो होती है दोस्तों, वो 2 प्रकार की। आइए देखते हैं धातु जो होती है मित्रों, ये धातु यहाँ पे देखिए धातु लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। धातु जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिएगा 2 प्रकार की, आप 1 नंबर लिख सकते हैं और 2 नंबर। एक होता है मूल धातु, ये क्या होता है, मूल धातु। एक आपका मूल धातु होता है और एक होता है यौगिक धातु, एक होता है यौगिक धातु। आप देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पर, धातु के 2 भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। देखिए मूल, जो मूल शब्द ही होते हैं वे हमेशा स्वतंत्र ध्वनिया को ही हम मूल धातु, मूल शब्द, मूल जो कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे मूल जो शब्द होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी शब्द पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे खा पी जा रहा आदि शब्द का प्रयोग जब होगा तब हम हमेशा मूल धातु में करेंगे। समझ रहे कि नहीं। और यौगिक जो है, यौगिक पॉइंट नंबर 2, यौगिक धातु। यौगिक में क्या होता है कि इसमें यौगिक का मतलब हो गया संयुक्त एलिगेशन पॉइंट। देखिए यौगिक नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्रियापद में जो यौगिक मूल धातु का प्रत्यय लगा करके, यानी कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं का समावेश, कई धातुओं को एलिगेशन मिश्रित, नाम से ही देखिए यौगिक नाम है, उसी में आपका जो आंसर छुपा हुआ है। समझ रहे कि नहीं। तो उसमें आप देखिए जैसे यौगिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाओं को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है प्रणार्थक क्रिया, दूसरा जो बनेगा पॉइंट वो आपका नाम बोधक क्रिया, तीसरा जो पॉइंट बनेगा एक क्या हो गया, प्रणार्थक क्रिया, एक हो गया नाम बोधक क्रिया, और एक आपका यहाँ पे पॉइंट है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, यौगिक धातु, दोनों में डिफरेंट अंतर है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सबसे पहला पॉइंट है मूल धातु। क्या है देखिए यहाँ पे मूल धातु। मूल धातु में सबसे पहले हम देखेंगे, अभी हम आपको मूल धातु क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो मूल धातु में आइए देखते हैं। धातु के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए धातु के 2 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाएगा स्टार पॉइंट, आपका पहला क्या बन जाएगा, मूल धातु। मूल धातु में बोला गया है, डेफिनेशन इसकी है, यह स्वतंत्र होती है।
यह जो होती है क्या होती है, स्वतंत्र होती है, तथा किसी, देखिएगा, किसी अन्य शब्द पर, यानी यहाँ पे देख सकते हैं किसी अन्य शब्द पर ये निर्भर नहीं होती है। हम अभी अभी आपको बताया कि मूल जो धातु होता है वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, वो किसी शब्द पर निर्भर नहीं होता है, जैसे खा पी जा रहा भी बताया है। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, एग्जाम्पल है ये दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए आपके सामने लिखा गया है खा, खा, फिर उसके बाद में पी, जा, रह आदि शब्द, आदि, यानी कि ये जो शब्द है ये सब क्या है, स्वतंत्र है। इस पे आप क्रिया यहाँ पे देखिए स्वतंत्र होती है, ये शब्द किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जा, खा, पी, रह आदि शब्दों का प्रयोग किसमें होता है, मूल धातु में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की बात होगी मित्र, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 है स्टार पॉइंट दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो पॉइंट स्टार का बनेगा मित्र, ये आपका दूसरा पॉइंट है यौगिक धातु। अब यौगिक धातु में आप देख सकते हैं, यौगिक धातु में बोला गया इसकी परिभाषा कि यौगिक यानी यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय, यौगिक धातु जो होता है मूल धातु, और मूल धातु कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कि नहीं, मूल धातु, यानी मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, कई धातुओं को संयुक्त यानी मिला करके, संयुक्त का मतलब क्या, मिला करके संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। समझ रहे कि नहीं, संज्ञा यहाँ पे देख सकते हैं मित्र, यहाँ पे एक बॉक्स और ये दूसरा, संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके क्या होता है, बनाई जाती है। और हम कहें नोट पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका क्या है, प्रणार्थक क्रिया, ये प्रणार्थक क्रिया है। दूसरा जो पॉइंट बनता है वो आपका क्या बनता है, यौगिक क्रिया का बनता है। और तीसरा जो पॉइंट आपका बनेगा मित्र वो आपका क्या बन जाएगा, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं, किसके नाम से, नाम बोधक क्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं, प्रणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम बोधक क्रिया। अब आपको ये बात समझना होगा कि प्रणार्थक क्रिया जो है, या यहाँ पे देखिए प्रणार्थक क्रिया है और यहाँ पे संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर, यानी कि संज्ञा में प्रणार्थक क्रिया बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा और शब्द के जोड़ने के बाद में वो प्रणार्थक क्रिया का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा के बाद यहाँ पे अंडरलाइन या गोला बनाया है, विशेषण शब्द में ये प्रत्यय लगा करके क्या बनेगा, क्रियापद का निर्माण होगा, किसका, प्रणार्थक क्रिया। ठीक प्रणार्थक क्रिया का जैसे निर्माण होगा ठीक उसी प्रकार से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होगा और ठीक उसी प्रकार से यौगिक क्रिया का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, प्रणार्थक क्रिया की। कहते हैं 1 नंबर पे आपका है प्रणार्थक क्रिया, यानी पहली पॉइंट आपकी कौन सी है, प्रणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रणार्थक क्रिया के बाद पॉइंट नंबर 2 आपका बनेगा, उसका नाम क्या है, यौगिक क्रिया। क्या है, यौगिक क्रिया, देख सकते हैं आप बोर्ड पर। और तीसरी जो पॉइंट बनती है मित्र, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ये आपका नाम बोधक क्रिया, यानी तीसरा पॉइंट आपका क्या है, नाम बोधक क्रिया है। ठीक है, अब आपको पता चल गया पॉइंट 1, 2 और 3। पहला पॉइंट में आप नोट या परिभाषा भी मान सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि प्रणार्थक क्रिया अकर्मक, ये बात समझिएगा, अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं के संयोग से मिलकर के बनाई जाती है या बनती है। बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रणार्थक क्रिया है वह हमेशा या सदैव अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के संयोग से यानी मिलाकर के बनाई जाती है। कौन सी क्रिया, प्रणार्थक क्रिया। आइए देखते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन हम कर देते हैं इसको, अकर्मक को और किसको, सकर्मक क्रिया, क्योंकि दोनों को संयोग यानी मिलाकर के बनाई जाती है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या चीज है। समझ रहे कि नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, पॉइंट नंबर 1 आपका मूल धातु है, ये क्या है, मूल धातु है, तो मूल धातु में पॉइंट 1 लिख नहीं सकते हैं, पॉइंट 1 लिखेंगे हम जो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया।
जो आपकी प्रणार्थक क्रिया बनेगी वो यहाँ पे होगी, और जो मूल धातु है आपका यहाँ पे है। मूल धातु आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक है। ये तीनों क्या है, ये आपके तीनों क्या है, इस समय मूल धातु है। अब इस मूल धातु से यानी हम उठना है, सोना है और देना है। अगर हम कहते हैं बच्चे उठना, उठना मूल धातु है तो प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगा, उठाना या उठवाना। बात समझिए, दोनों में डिफरेंट है, उठाना या उठवाना। पॉइंट नंबर 2 है सोना, सोना से प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगा, सुलाना या सुलवाना। अब पॉइंट नंबर 3 है देना, देना से क्या बनेगा, दिलाना और दिलवाना। देखो दोनों में डिफरेंट मित्र, आइए लिखकर दिखाते हैं आपको बोर्ड पर। उठना है तो प्रणार्थक क्रिया क्या बनेगी इसकी, उठाना। क्या बनेगा, उठाना या उठवाना। देख सकते हैं नहीं, दोनों में चेंज, उठाना या उठवाना। अब सोना का निकालेंगे ठीक इसी प्रकार से, तो क्या बनेगा, सुलाना या सुलवाना। समझ रहे कि नहीं। अब देना का इसी प्रकार से ठीक बनेगा, तो देना का क्या बन जाएगा, दिलाना। क्या बनेगा, दिलाना, दिलाना या दिलवाना। देख रहे हैं कि नहीं बोर्ड पर, देना का क्या हो गया, दिलाना या दिलवाना। तो अब आपको कहीं न कहीं ये बात पॉइंट दिमाग में नोटिस हो रही है कि जो अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं के संयोग से मिलाकर के प्रणार्थक क्रिया का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देना से क्या हुआ, दिलाना या दिलवाना। समझ रहे कि नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 की बात होगी मित्र। पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए क्या है, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया की जो डिफिनेशन बनेगी वो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया। आप देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक जब धातु, 2 या 2 से अधिक धातु के संयोग से मिलकर के जब किसी पद का निर्माण होगा तब उसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया कहेंगे। आप देख सकते हैं यौगिक क्रिया बनती है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे यौगिक क्रिया बनती है, लिखे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं मित्र, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। यहाँ पे देखिए चलना और फिरना, ये क्या है इस समय, चलना फिरना। ये पॉइंट दोनों जुड़ी है कि नहीं। ये इसीलिए कहा गया कि संयोग क्रियाओं यानी संयोग से मिलकर के जो बनती है उसी को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें अकर्मक सकर्मक नहीं बोले गया, ध्यान दीजिएगा आप। अकर्मक सकर्मक कहाँ बोला गया है, प्रणार्थक क्रिया पॉइंट नंबर 1 में, 2 में नहीं बोला जाए। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं उठना बैठना, रोना और धोना। ये रोना धोना आप धोना, ये रोना और धोना, ये 1 और 2 यानी 2। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक क्रियाओं या धातुओं के संयोग से मिलकर के जिस क्रिया का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहेंगे मित्र, क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया कहेंगे। बात खत्म हो चुकी है। यानी प्रणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया क्या है ये बात आपको बता दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3 की बात होगी, जिसका नाम है नाम धातु या नाम बोधक क्रिया के नाम से हम जानते हैं। जिसका क्या नाम है, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया के नाम से हम जानते हैं। आइए देखते हैं। देखो इस नाम बोधक क्रिया को हम नाम धातु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम धातु के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम कहेंगे नाम बोधक क्रिया किसे कहेंगे बच्चा, तो नाम बोधक क्रिया आपको यहाँ पे डिफिनेशन बताई गई है। स्टार पॉइंट आपको बनाकर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया जा रहा है ताकि आपका क्लियर पार्ट रहे कि इधर का पार्ट इसका है और इधर का पार्ट इसका है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ये बात आपके क्लियर हो गया कि नहीं। नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर के बनते, संज्ञा और विशेषण से मिलकर के जो बनते हैं उसी को नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यहाँ बात समझिए। आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बच्चा यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे गाली है, बात है, लात है। ये हम कहते हैं एग्जाम्पल पहला हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। समझ रहे नहीं। गाली से जब नाम बोधक क्रिया बनेगा तो क्या हो जाएगा, गरियाना। क्या बन जाएगा, गरियाना। देखिएगा बच्चा यहाँ पे क्या बन गया, ये गरियाना बन गया। और बात से जब
जब नामबोधक क्रिया बनेगा तो क्या हो जाएगा? बतियाना। क्या बन जाएगा? बतियाना। क्या बन गया ये? बतियाना। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है लात। लात से जब नामबोधक क्रिया बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? लतियाना। क्या बनेगा? लतियाना। यानी आना आना प्रत्यय जोड़ा गया है सब में, यानी कि हम कह सकते हैं लात है, बात है, और लात से क्या हो जाएगा? लतियाना, और बात से क्या हो जाएगा? बतियाना। समझ रहे कि नहीं? और यहाँ पे एक है गाली से क्या हो जाएगा? गरियाना। यानी कि हम पॉइंट नोट करेंगे दिमाग में कि अगर गाली शब्द है और गाली शब्द से अगर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया कि गाली शब्द से नामबोधक क्रिया का निर्माण करिए, तो ऑप्शन ABCD आपका रहेंगे। आपका ABCD बन जाएगा गाली, गरियाना, गारिये, गरियो, या इनमें से कोई नहीं। तो अब एक ऑप्शन आपका सही होगा कि गाली शब्द से जो नामबोधक क्रियापद का निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है? गरियाना हो रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होगा कि नहीं? कहीं क्लियर होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा धातु से बात कर रहे थे, तो धातु में आप देखे थे कि धातु किसे कहते हैं, हम बता दिए थे जो मूल रूप होता है, और धातु के 2 भेद बताए थे, यौगिक और मूल धातु। अब यौगिक धातु के अंतर्गत ये पॉइंट नंबर 3 तक हुआ है, नामबोधक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया। आप हमेशा क्लियर पॉइंट कैसे रहेंगे? जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि जैसे अगर सवाल पूछ दिया गया रोना धोना, तो इसमें आपका ये तो मूल धातु है और मूल धातु का यौगिक है, ये धातु के अंतर्गत आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जो बोल रहे हैं ये बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। जैसे हम कहें धातु है, धातु में 2 पार्ट थे, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। अब हम कहते हैं रोना धोना है, तो रोना धोना, अब ये तो धातु का पार्ट रह नहीं गया, ये पार्ट किसका है? यौगिक धातु का। अब यौगिक में पार्ट किसका है? यौगिक में किसका है? नामबोधक का है कि प्रणार्थक क्रिया का है कि यौगिक क्रिया का? तो आपको बताया गया रोना धोना किसमें है? यौगिक क्रिया में। तब आपका सवाल का जवाब प्रणार्थक क्रिया और नामबोधक क्रिया नहीं हो सकता है। इसलिए बातों को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक आप सवाल नहीं कर सकते हो। सवाल को करने के लिए थोड़ा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मेडिटेशन पावर को, कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तब सवाल के जवाब दे सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं बच्चा, समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हम कहें कि प्रणार्थक क्रिया है, तो प्रणार्थक क्रिया का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल के जवाब कब दे सकते हैं? जब आपके दिमाग में ये पॉइंट्स नोट्स रहेंगे तभी आप सवाल के जवाब दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अब हम